हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर वीडियो में। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो हम एनिमल हस्बेंड्री का डेमो लेक्चर स्टार्ट किए हैं इस चैनल पे। उसमें 6वां क्लास है। हालांकि शेड्यूल के हिसाब से ये 5वां होना चाहिए था जो हमने आपको शेड्यूल दिया हुआ है। तो 5वें लेक्चर पे केयर मैनेजमेंट था, लेकिन ये हम 6वें क्लास में पढ़ रहे हैं क्योंकि 5वें क्लास में हमने एक्जॉटिक ब्रीड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे क्लासेस देखे होंगे अच्छे से। तो जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। पोर्टल से आप पूरा क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ का नोट्स मिल जाएगा, जो क्लास का नोट्स होता है वो भी मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है तो आज की क्लास में यही देखेंगे, केयर मैनेजमेंट, न्यूबॉर्न काल्फ एंड हीफर के बारे में। ठीक है, उसके बाद एक क्लास और आएगा जिसमें हम रिवीजन करके पीवाई को सॉल्व करके इसको पूरा एंड कर देंगे और सभी के लिए ओपन कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग बच्चे 25 के लिए जाने वाले हैं, अगर आप इस बार टारगेट कर रहे हैं कि मुझे IBPS के मेंस में अपीयर करना है, अगर आप कॉलेज में हैं, लास्ट ईयर चल रहा है आपका, तो आपके लिए हमने मेंस BDG का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी शेड्यूल भी आपको पता चल गया होगा कैलेंडर के थ्रू। IBPS ने बता दिया कि नवंबर में आपका प्रीलिम्स होने वाला है 22 नवंबर को। उससे पहले हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। अब 4 जनवरी को आई थिंक आपका शेड्यूल है मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। क्लास को पूरा देखिए, क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं AFO में भी और नाबार्ड में भी, और आने के भी चांसेस हैं आपके। ठीक है, तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्टार्ट करें। तो कैरियर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमारा पूरा कैरियर मैनेजमेंट हुआ, हम लोग बड़े हुए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको मिल्क प्रोडक्शन लेना है, आप हालांकि वैसे भी हम लोग टॉप में हैं, फिर भी उसके अलावा भी अगर हमको बढ़िया प्रोडक्शन चाहिए, अगर कोई डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो पूरा कैरियर मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और आप जब AFO बनेंगे उसमें भी आपको काम आएगा। आगे बताऊंगा क्या काम आएगा। ठीक है तो जैसे ही काऊ कोई प्रेग्नेंट होती है, लास्ट क्वार्टर में जाती है प्रेगनेंसी के, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हर्ड से अलग कर देते हैं। जो ग्रुप होता है काऊ का, वहाँ से हम लोग उसको अलग कर देंगे। क्यों अलग कर देंगे? क्योंकि अगर कोई प्रेगनेंसी पे है काऊ और उसके होम में अगर काल्फ है, तो हम चाहेंगे कि उसको डैमेज कम मिले। अगर ग्रुप में रहेगी तो टक्कर लगेंगे दूसरे काऊ से, बैठने उठने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए उसको दूसरे हर्ड में, दूसरे पैन में डाल देते हैं पूरे हर्ड से निकाल के। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो लास्ट क्वार्टर में पहुंचती है प्रेगनेंसी के, तो उसको हम सेपरेट कर देते हैं। तो पैन का साइज़ नाबार्ड ने बता दिया कि अगर आप उसको सेपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से स्पेसिंग डिफाइंड है। जैसे नाबार्ड ने बताया, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू द नाबार्ड। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो अगर आपकी प्रेग्नेंट काऊ है तो उसके लिए जो आपका क्लोज एरिया बताया गया है, क्लोज स्पेसिंग आप मान के चलो, यहाँ पे ओपन एरिया। ठीक है, क्लोज एरिया और ओपन एरिया, ये क्या होता है? अब देखो यहाँ पे, एक मिनट। तो क्लोज एरिया समझते हैं आप लोग, जैसे कि आपने पूरा शेड वगैरह बना दिया अच्छे से, उसके ऊपर पत्रा वगैरह रख दिया है, दीवार खड़ी कर दी है, उसके लिए क्लोज एरिया बना दिया रहने होने के लिए। तो इसके लिए नाबार्ड बोलते हैं कि आप 4 मीटर स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओपन एरिया ले रहे हैं प्रेग्नेंट काऊ के लिए तो 8 मीटर स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये है एरिया, स्पेसिंग डिफाइंड है किसके लिए? प्रेग्नेंट काऊ के लिए। अभी क्या है कि IBPS कभी भी मीटर स्क्वायर में क्वेश्चन नहीं देखे होंगे आप लोग। जब भी PIQ सॉल्व करेंगे तो आपको स्क्वायर फीट में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे बस कन्वर्ट करने के लिए ये डाटा याद रखो कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो अप्रॉक्स ये है, ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, बस रेंज याद रखो कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर फीट होता है। अगर रेंज कहीं पे बन गया आपके एग्ज़ाम में कि 70 से 80, ठीक है, इस तरीके से रेंज आपको पूछे तो बस आप उसके लिए आंसर करने के लिए सक्षम हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में रखना कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम निकाल सकते हैं 40 स्क्वायर फीट और इसको 80 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और बोला गया है कि अगर आप वो नॉर्मल काऊ है, नॉर्मल काऊ के लिए कितना चाहिए, तो यहीं इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ। क्लोज एरिया उसके लिए चाहिए 3.5 मीटर स्क्वायर, थोड़ा सा कम चाहिए, और ओपन एरिया 7 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये नाबार्ड ने बता दिया है, इतना नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये समझ गए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा बेबी काल्व जो है बाहर आ चुका है, जन्म लेकर धरती पर उसका आगमन हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसके जो बॉडी है, इसके बॉडी पे कोई चिपचिपा पदार्थ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका म्यूकस। ठीक है, अब म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ है जो इसके बॉडी पे लिपटा हुआ होता है बर्थ के टाइम पे, इसके साथ में इसके बॉडी पे दिखता है आपको। जो लोग इसकी डिलीवरी वगैरह देखे होंगे, जिनके यहाँ पे काऊ वगैरह है, तो उनको पता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो म्यूकस होता है, जैसे बेबी काल्फ बाहर आया, ठीक है, पास्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई, तो अगर आप इसको सबसे पहले जो म्यूकस होता है इसके माउथ से और इसके आँखों से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर म्यूकस उसके माउथ से अंदर चला गया, उसके अंदर चला गया माउथ में, तो उसका वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है। ठीक है, हमेशा के लिए गाय गूंगी हो सकती है। तो उसको सुरक्षित करने के लिए आपका पहले तो, जैसे अगर आप कहीं भी डिलीवरी वगैरह हुई है, सबसे पहले अगर आप कोई जानकार नहीं है तो आप बता देना, अगर ये बात आपको याद रहेगी तो बता देना उनको कि सबसे पहले म्यूकस हटाओ उसके मुंह से और आँखों पर से और नाक से। ठीक है, नाक से क्यों? क्योंकि वहाँ से सांस ले रहा है, और अगर सांस उसकी रुक गई, रेस्पिरेटरी सेक्टर में अगर चला गया म्यूकस, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है म्यूकस, जैसे वो बेबी कॉल बाहर आता है, सबसे पहले म्यूकस हटाना उसके माउथ से और उसके नाक से। बाकी के बॉडी पार्ट से तो गाय वगैरह चाटो के ख़त्म कर देती है। ठीक है, आपने देखा होगा पूरा गाय पहले तो चाटना शुरू कर देती है अपने बच्चे को, अब पूरा एकदम साफ़ सुथरा बना देती है, एकदम क्लीन बना देती है। ठीक है, उससे अच्छा कोई क्लीन कर भी नहीं पाएगा अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ पाउडर नज़र आ रहा होगा। तो ये क्या पॉन्ड्स का पाउडर छिड़का जा रहा है क्या? बेबी पैदा हुआ, चलो पॉन्ड्स, अब बेबी जॉनसन का पाउडर डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है आपका मिनरल मिक्सचर। ठीक है, मिनरल मिक्सचर का पाउडर है। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले क्लास रिकॉर्ड किया था, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो सारे टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं, बस मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ें हैं। समझ गए इतनी बातें? तो मिनरल मिक्सचर क्यों छिड़क रहे हैं हम लोग इसके बॉडी पे? जैसे ये बेबी काल्फ जन्म लेता है, तो इसके बॉडी से भी मिनरल्स वगैरह कमी आ जाती है, तो उसको पूर्ति के लिए क्या करते हैं वेटरनरी डॉक्टर, इसके ऊपर मिनरल मिक्सचर छिड़क देते हैं, ताकि जब काऊ उसको चाटना शुरू करे तो उसके थ्रू, जीभ के थ्रू उसके मुंह में चला जाए और थोड़ी सी बहुत पूर्ति हो जाए। ठीक है, तो बस इसकी पूर्ति के लिए। और आपने देखा होगा कि तुरंत ही उसको आई थिंक गुड़ वगैरह का कुछ तो डाल के, उसमें अजवाइन वगैरह उसको पिलाते हैं, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। तो ये सब काम बेबी काल्फ के जन्म लेने के बाद गाय वगैरह को दिया जाता है। ठीक है, तो ये पाउडर नहीं है, मिनरल मिक्सचर का एक पाउडर है, ये याद रखना है। और म्यूकस हमने आपको बता दिया क्या काम करता है। तो पहला तो काम करता है म्यूकस नेचुरल लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट का क्या समझते हैं? मतलब जैसे कि उसकी डिलीवरी में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, एक लुब्रिकेंट के रूप में ये काम करता है म्यूकस। और प्रोटेक्शन का भी काम करता है। प्रोटेक्शन का कैसे काम करता है? जब ये पेट में था तो इसके बॉडी के चारों तरफ, काल्फ के बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है। अगर जो काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ है, अगर वो कहीं पे टकराती है, किसी से लड़ती है या फिर बैठने में, तो ये काल्फ को दिक्कत ना हो, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी ये काम करता है। अगर उसकी बॉडी कंपन करे तो कंपनने से बचाए। ठीक है, तो ये मेन काम है प्रोटेक्शन का। और इंडिकेटर का रूप में कैसे काम करता है म्यूकस? जैसे आप लास्ट स्टेजेस होते हैं काऊ के, तो आप देखेंगे कि उसके बैक एरिया से कुछ आपको डिस्चार्ज नज़र आता है। ठीक है, तो आप उसको एज ए साइन के रूप में मान सकते हैं कि भाई अब काऊ को सेपरेट करने का वक्त आ गया है। जैसे आपको डिस्चार्ज दिखता है तो उसको आप सेपरेट कर दीजिए, दूसरे पैन में डाल दीजिए कि अब ये डिलीवरी देने के लिए रेडी है। ठीक है, इतनी बात समझ है कैरियर मैनेजमेंट में म्यूकस वगैरह के बारे में। अब उसके बाद है, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं काऊ के स्टमक और यूटेरस में। देखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। यूटेरस पूरा अलग होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और स्टमक पूरा अलग हो, जैसे हमारा स्टमक है पूरा आपका खाना डाइजेस्ट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वही फंक्शन है आपका मेन, आपका काऊ का। अब यहाँ पे इसके 4 मेन कंपार्टमेंट होते हैं यूटेरस में, स्टमक में र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। तो ये 4 मेन कंपार्टमेंट पे इनके अलग अलग फंक्शन हैं, हम आगे स्ट्रेस साइकिल वगैरह में बताएंगे आपको। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा याद रखना कि सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट है आपका र्यूमन है, और सबसे स्मॉलेस्ट है आपका
ओवेंसम, ठीक है। ये बस ये लिख लो, याद रखना। तो ये पूरा आपका डाइजेशन हैंडल करता है, पूरा आपका स्टमक वाला पार्ट, ठीक है। इस इमेज में ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सेपरेट करके बताया गया है कि ये आपका पूरा डाइजेशन वाला सिस्टम है। और यहाँ पे एक अलग कंपार्टमेंट बना होता है, वैकेंट प्लेस होता है उसके पेट में, ठीक है, जहाँ पे आपका रिप्रोडक्शन वाला पूरा काम होता है। अगर कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह करता है तो यहाँ पे आपका सीमेन को इंजेक्ट कर देते हैं, आप बाद में फर्टाइल होता है, उसके बाद यहाँ पे काल्व का जन्म होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव फॉर द रिप्रोडक्शन एक एब्डोमिनल कैविटी होती है सेपरेट फ्रॉम द काउ स्टमक, समझ गए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है आपका यूटेरस और स्टमक वाला पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। बातें क्लियर, ये इमेज देख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। नेवल कॉर्ड कटिंग हो रही है अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा तो बस इतना आएगा कितने दूरी पे करेंगे। ये जो प्रोसेस है, जब बेबी का जन्म ले रहा है तो उसके साथ साथ ये नेवल कॉर्ड आपको साथ में आता है। अब इसको यहाँ से कट करना पड़ता है, ठीक है। अब जब इसका काम मेन काम क्या आता है, जब ये पेट में था तो उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यही आपका मेन फंक्शन रहता है। जैसे हम लोग छोटे थे घर में रहते हैं तो नाभि से कनेक्टेड होता है, ठीक है, तो वहाँ से हमको न्यूट्रिशन खाना पानी सब कुछ मिलता है। वैसे ही काल्व को भी अपने माँ से सब कुछ मिलता है पेट में। तो बाहर आने के बाद क्वेश्चन बना तो बस यही पूछेंगे भाई नेवल कॉर्ड को कितने सेंटीमीटर पे कट करेंगे, तो बॉडी से 2.5 सेंटीमीटर पे इसको काट देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसके लिए सीज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ कैंची हो या फिर आप ब्लेड का भी इस्तेमाल करें जो सेविंग ब्लेड होती है, ठीक है। और कोई इसमें भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये याद रखना कितने पे ये कट करते हैं। बस ये रखना कि भाई वो साफ़ सुथरा हो, यूज ना हो, पहली बार इस्तेमाल करो उसको फेंक दो, ठीक है। नेवल कॉर्ड कटिंग समझ गए, आगे बढ़े। कोलेस्ट्रम फीडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। कोलेस्ट्रम फीडिंग से पहले आपको कोलेस्ट्रम होता क्या है ये समझ लो आप लोग। देखो कोलेस्ट्रम क्या है, जैसे ही वो पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन के बाद का पहला मिल्क, पार्चुरेशन समझते हो, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जैसे ही बर्थ लेता है काल्व उसके बाद जो आपको मिल्क देखने को मिलता है काऊ में वो आपका होता है कोलेस्ट्रम, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीड कराना, क्योंकि सारा बॉडी का जो पूरा ताकत वगैरह जो शुरुआत में बनती है ग्रोथ वगैरह के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है, उसका पूरा कार्यक्रम यही मिल्क चलाता है उसके बॉडी में। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, आपका नॉर्मल मिल्क से बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो अगर कोई पूछे कोलेस्ट्रम क्या होता है तो बता देना है फर्स्ट मिल्क सेक्रेशन आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन के बाद का पहला जो मिल्क सेक्रेशन होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें आपको 3 से 5% ज़्यादा प्रोटीन देखने को मिलता है नॉर्मल मिल्क से। विटामिन ए, डी, ई, बी और बी कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है नॉर्मल मिल्क से, ठीक है। लैक्टोफेरिन, इसमें बाइंड आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें एक सब्सटेंस होता है एंटीट्रिप्सिन नाम का। एंटीट्रिप्सिन नाम का सब्सटेंस क्या करता है, तो ये है आपका एंटीबॉडी बनाता है उसके बॉडी में, ठीक है। एंटीबॉडी जनरेट करता है, पूरा पैसिवली जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो प्रदान करता है, जो कि एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रम में, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो टीटू मामा बोले हैं कि टीटू को दूही जबान और छोटे बच्चों का स्तनपान कराना बहुत ज़रूरी है। तो वही बात है यहाँ पे जो बोला जा रहा है, कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत ज़रूरी है एक छोटे काल्व के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक टर्म और है मिकोनियम समझो क्या होता है। ये फीकल मैटर होता है, जैसे उसने पूरा खाना पीना मस्त खा लिया, 24 घंटे के अंदर पहला पूप जो होता है उसको बोलते हैं फीकल मैटर या फिर मिकोनियम, ठीक है। समझ गए क्या होता है फीकल मैटर क्या होता है, जो पहला पूप, इसको कोलेस्ट्रम वगैरह फिट करा दो। अब भाई जन्म लिया है तो पूप करना ज़रूरी है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखने के लिए जो मिकोनियम होता है वो निकलता है जब फर्स्ट पूप प्रोसेस बाय द काल्व विदिन 24 आवर, तो ये होता है आपका मिकोनियम, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है कि मिकोनियम रिलीज़ नहीं होता, एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग साबुन का घोल पिलाते हैं जिसको हम नाम देते हैं इनेमा। तो समझ गए क्या होता है इनेमा। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इनेमा से टर्म आपको दिखता है तो याद रखना कि सॉफ्ट वाटर का जो है घोल उसको इंटेक कराते हैं, पिलाते हैं, ताकि मिकोनियम का एक्सट्रैक्शन हो पाए, ठीक है, फीकल मैटर बाहर आ पाए।
तो कोलेस्ट्रम फीडिंग समझ गए आप लोग। इसके बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई याद कर लेना। देखो नोट्स आपको मिल जाएगा, ध्यान से सुन लो क्या बता रहा हूँ, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी और इससे बाहर आएगा भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बॉडी वेट, जैसे खाना पीना खिला रहे हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग वगैरह हो रहा है, धीरे धीरे उससे बॉडी वेट बढ़ेगा, तो काफ़ी जल्दी जल्दी बॉडी वेट इसका बढ़ता है। अगर कोई बछड़ा बछिया आप देखेंगे, शुरुआत में जब पैदा हुआ उठा के देखेंगे तो हल्का लगेगा, उसके बाद 2-3 वीक के बाद आप देखिए कितना भारी हो जाता है। तो डेली वो आधा किलो 400 से 500 ग्राम पर डे हिसाब से इसका वेट जो है वो बढ़ता है। तो 2 से 3 केजी पर वीक के हिसाब से इसका वेट जो है बढ़ने लगता है। अब इसमें बोला गया है कि देखो जो हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग करा रहे हैं इसको ऑप्टिमम देना है, न वो तो बहुत ज़्यादा न तो बहुत कम। इससे क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा उसको पिला दिए तो ये दस्त भी लग सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर तो बहुत ही कम पिला दिए, मिला ही नहीं उसको कोलेस्ट्रॉल फीडिंग, तो वहाँ पे माल न्यूट्रिशन का भी दिक्कत आ सकता है, उसको कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर काऊ का बछड़ा है बछिया है तो कितना ऑप्टिमम इंटेक देना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग अगर करा रहे हैं कितना देना चाहिए। तो ये होता है आपका बॉडी वेट का 1/10। अगर 1/10 समझते हैं, 10 केजी का अगर बछड़ा है तो 1 केजी कोलेस्ट्रॉल पिलाएंगे उसको। ठीक है, अगर वहीं पे बफेलो का बछड़ा रहा, बफेलो काल्फ रहा, तो उसको बॉडी वेट का 1/5 पिलाएंगे। अगर वो 15 केजी का रहा तो 1 केजी। ठीक है, अगर 20 केजी का रहा अगर काऊ का बछड़ा तो 2 केजी, 30 केजी का रहा तो 3 केजी। तो इसी हिसाब से याद रखना। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, काऊ काल्फ है तो 1/10 ऑफ इट्स बॉडी वेट, बफेलो काल्फ है तो 1/15 ऑफ इट्स बॉडी वेट। सिंपल, समझ गए आप लोग। तो बॉडी वेट के लिए जो ऑप्टिमम इंटेक है फीडिंग का, कोलेस्ट्रॉल फीडिंग का, तो ये मैंने आपको बता दिया नंबर 1/10 ऑफ द बॉडी वेट काऊ के लिए, 1/15 बफेलो के लिए। वही मैंने लिख दिया है कि ओवर फीडिंग कराएंगे तो दस्त लग सकता है, पेट खराब हो जाएगा उसका। अगर अंडर फीडिंग कराएंगे तो माल न्यूट्रिशन की भी दिक्कत आ सकता है। ठीक है, ये स्लाइड क्लियर आपको। आगे देखते हैं मिल्क फीडिंग। अब देखो मिल्क फीडिंग जैसे ही बड़ा हो गया तो कोलेस्ट्रॉल से आगे चल जाएंगे। ठीक है, अब उसको प्रॉपर मिल्क चाहिए, या तो मिल्क आप डायरेक्टली उसको छोड़ दो कि भैया जाओ काऊ के पास डायरेक्टली टीट से मिल्क इनटेक कर ले, डायरेक्टली टीट से, गाँव के टीट से जाके दूध पी ले। ठीक है, ये सबसे ईजी मेथड होता है और सबसे आसान लोग समझते हैं कि जाओ गाय को बछड़े को छोड़ दो, दूध वगैरह पी लेगा आराम से, उसके बाद पकड़ के बांध देते हैं। या फिर आप पॉट्स में निकाल के कोई भगोना वगैरह है उसमें डाल के इसको दे दो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसको आदत लगती नहीं है भगोने में पीने की, तो काफ़ी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वेटनरी डॉक्टर क्या करते हैं, अगर ये दूध पीता नहीं है तो भगोने में अपनी उंगलियां डाल देते हैं और इसका मुंह जो है उसके उंगली में डाल देते हैं। ठीक है, अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देते हैं, तो ये उसको टेस्ट समझ के शक करना शुरू कर देता है मिल्क का, तो मिल्क तो शक हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये उतने दिमागदार नहीं है तो पूरा दूध वगैरह पी जाते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको पिला सकते हैं, ये तरीका है वेटरनरी लोग जो डॉक्टर हैं इस्तेमाल करते हैं। पॉट्स में दे दो, या फिर आपके बहुत सारे अलग अलग प्लास्टिक के आर्टिफिशियल टिट्स हो गए हैं वो मिल जाते हैं। जैसे निप्पल नहीं होता बच्चों का, वैसे इनके लिए भी बना दिए गए हैं। ऐसे टांग दो दूध भर भर के, ये आराम से पीते हैं। ये मैंने TNU के वेबसाइट से उठाया हुआ है। ठीक है, वहाँ भी आपको दिया हुआ है। समझ गए। आगे देखते हैं। हाँ, ये 2 टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना तो आपको याद होने चाहिए। आई थिंक बने हुए हैं एफ के एग्ज़ाम में। मैं PIQ सॉल्व कराऊंगा तो आपको उसमें मिलेंगे, या फिर क्विज वगैरह लूँगा तो उसमें आपको जरूर क्वेश्चन डालूंगा। तो डी हॉर्निंग और डिसबडिंग क्या होता है, देखो डिसबडिंग पहले समझो, ये छोटे जो काल्फ होते हैं उनके लिए होता है डिसबडिंग। ये मत भूल जाना कि बड़े लोगों में डिसबडिंग कर देंगे। इनके लिए डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 7 से 10 दिन के अंदर ही इसका डिसबडिंग करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आगे चल के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर दिखा रही है, ठीक है, अपने मालिक को ही चोट पहुँचा देते हैं, तो इसलिए उनके बच्चों को भी सोचते हैं कि भाई ये भी ज़्यादा भड़केगा तो इसका सींग को पहले ही नष्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, रिमूवल ऑफ हॉर्न बर्ड क्या कहलाता है, डिसबर्डिंग। कब करते हैं, 7 से 10 दिन का जब ये हो जाता है उसके अंदर ही हम इसका डिसबर्डिंग कर देते हैं। एक और टर्म है ऐसा डीबर्डिंग के जैसा, एग्रोनॉमी में है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बताइए किस में हम करते हैं।
जो लोग आसाम वगैरह से हो तो बता लेंगे कि कहाँ किस में हम करते हैं, किस क्रॉप में डीबडिंग। ठीक है, तो डिसबडिंग कब करते हैं? 7 से 10 दिन के अंदर जब काल्फ हो जाता है उस टाइम पे डिसबडिंग कर दो। पहला मेथड है, इसमें हॉट आयरन ले लो, या आप यंत्र देख रहे होंगे इमेज में, तो इसको पकड़ के हॉट आयरन है इसके सिंग पे ऐसे लगा देते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो क्या होता है, सिंग उसी पे रुक जाता है, उसके बाद बढ़ता नहीं है। या फिर कास्टिक पोटास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट होता है, ये केमिकल है, तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं पेस्ट के रूप में, उसके सिंग पे लगाते हैं। जब शुरुआत में सिंग नहीं आया होता तो उसी पे वो रुक जाता है। तो काफ़ी लोग यही इस्तेमाल करते हैं हॉट आयरन का, काफ़ी इजी पड़ता है और एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। कास्टिक पोटास का जो पेस्ट होता है आपको बार बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभार उसके आँख में चला गया, उसके मुँह में चला गया तो दिक्कत आ सकता है, इसीलिए ये मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डीहॉर्निंग, अब देखो डिसबडिंग समझ गए आप लोग, डीहॉर्निंग समझ लो, ये अडल्ट काऊ में करते हैं। ये देखो कैसे काटा जा रहा है सिंग को। अब ये क्यों काट रहे हैं, कभी कभार काऊ वगैरह बैल वगैरह काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट काऊ वगैरह में क्या था, बच्चों में नहीं, कि कोई उनके सिंग ही नहीं आ रहे थे तो कहाँ से करेंगे। तो एडल्ट में आपको देख लो, ये सॉ के थ्रू या फिर वायर सॉ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका डीहॉर्निंग, या फिर हाँ डीहॉर्निंग करने के लिए। ठीक है, समझ गए डीहॉर्निंग डिसबडिंग समझ गए, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। विनिंग, अगर कोई डाउट वगैरह होगा तो आप डायरेक्टली, अगर आप पोर्टल पे देख रहे हैं तो वहाँ पे डाउट वाला सेक्शन है। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्टली अपना डाउट डाल दीजिए, या फिर अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए अपना कुछ डाउट होगा तो। इसलिए मैंने जो है ये इमेजेस वगैरह काफ़ी एआई से बनवाए हैं कि आपको गूगल पे फालतू क्या इमेजेस हैं प्रॉपर नहीं बता पाता, तो एआई से पूछो कि भाई ये सब चीज़ें हैं तो अपने आप बना के दे देता है। तो ऐसे लोग एफर्ट नहीं लगाते, वही 8 सालों से 10 सालों से पढ़ाते चले हुए आ रहे हैं, उनका थोड़ा सा अलग किया जाए। विनिंग, विनिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा सा ये सैड है, थोड़ा सा दुख लगेगा आपको, क्योंकि उसके बच्चों से, माँ को उसके बच्चों को अलग कर दिया जा रहा है यहाँ पे। क्यों अलग कर रहे हैं? देखो क्या होता है कि जब थोड़ा सा बछड़ा बड़ा होता है तो बार बार जाके दूध पिएगा उसका। ठीक है, तो इसको अलग क्यों करते हैं? बस यही कि भाई देखना है कि फीडिंग जो मिल्क वगैरह दे रहे हैं प्रोडक्शन का मॉनिटर कर पाएँ, फीड का मॉनिटरिंग कर पाएँ। ठीक है, दिन भर वो दूध ही पिए जा रहा है, अब इसीलिए तो ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा, ओवर फीडिंग हो जाएगा तो दस्त शुरू हो जाएंगे। तो ये सब भी चीज़ें रोकने के लिए हम लोग वीनिंग कराते हैं। क्या करना है, जब काल्फ 3 to 4 days आफ्टर हम लोग इसको इसके माँ से अलग कर देते हैं। तो सेपरेशन ऑफ काऊ एंड काल्फ, सेपरेशन ऑफ काऊ एंड काल्फ इज़ नोन एज वीनिंग। तो ये टर्म याद रखना, आपके एग्जाम में बन सकता है डायरेक्टली, और ऐसा ही टर्म आपका एग्रोनॉमी में भी है, अगर किसी को पता है तो बताइए कमेंट में। ठीक है, तो विनिंग का प्रोसेस समझ गए क्या होता है, सेपरेशन ऑफ काऊ एंड काल्फ। ये कब किया जाता है? 3 to 4 days आफ्टर काल्फ बर्थ, बर्थ के 3 से 4 दिन के बाद हम लोग विनिंग कर देते हैं। क्या क्या बेनिफिट है? फीडिंग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ओवर फीडिंग से भी बचा सकते हैं। अरे आपने देखा होगा, जो लोग जिनके यहाँ गाय वगैरह है तो आपने देखा होगा जब फीड मिल्किंग करना रहता है, ठीक है, तो क्या होता है कि बच्चे को छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम के लिए बछड़ा जाके मिल्क सक करता है, तो गाय को लगता है कि भाई अब बच्चे को दूध चाहिए, तो सारा दूध तीर्स में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और उसको हटा लेते हैं, फिर वहाँ से पूरा दूध निकाल लेते हैं। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल है कि गाय को पता चल जाता है कि भाई अब दूध देने की बारी आ गई है, जो लोग मिल्क वगैरह निकालते हैं। तो विनिंग समझ गए आप लोग, आगे बढ़ें। उसके बाद इंडोर रेयरिंग, और इंडोर रेयरिंग किसका कर रहे हैं? अभी हम लोग काल्फ का ही कर रहे हैं, छोटे बहुत। तो ये छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, तो आप बाहर छोड़ नहीं सकते, बहुत भागते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, तो इनको हम लोग सेपरेट पैन में डालते हैं छोटे छोटे बना के। तो इसके लिए नाबार्ड ने बताया कि आपको स्पेसिंग बताते हैं, इतने स्पेसिंग रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो 3 से 6 मंथ का रहेगा जब वो काल, तो उसको 1 मीटर स्क्वायर एरिया दे दो, एनफ है। क्लोज एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 6 से 1 ईयर का, तो तभी 1 ईयर का स्पेसिंग, 1 मीटर स्क्वायर का स्पेसिंग चल जाएगा क्लोज एरिया के लिए। ठीक है, और एग्जॉटिक काऊ रहती है तो उसमें क्या होता है कि उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ज़रूरत पड़ता नहीं, क्योंकि बाहर रखने के लिए आउटडोर का, इंडोर ही रहते हैं वो पूरा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, कि
सही खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बाहर छोड़ दिए, कहीं खा रहा है कहीं नहीं खा रहा, कुछ भी खा रहा है। तो वेट मैनेजमेंट करने के लिए और इसका प्रोटेक्शन के लिए भी कि बाहर हॉट क्लाइमेट होगा, स्नो पड़ रही होगी, बारिश वगैरह आ गई। तो स्नो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बाहर देशों में जब इसका इंडोर रेयरिंग करते हैं तो अंदर ही रखते हैं एग्जॉटिक, ज़्यादातर एग्जॉटिक कार्फ को। हालांकि इंडिया में कुछ देर बाद छोड़ देते हैं, लेकिन इन बाहर देशों में इन सब चीज़ों से बचने के लिए इंडोर रेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने लगता है, ये 15 से 30 मिनट के अंदर ही चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाउसिंग मैनेजमेंट चल रही है बात, अभी कार्प की बातें चल रही हैं, उसके बाद हीफर पे आएंगे। तो हाउसिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं आप लोग, देखो ये सब चीज़ें डायरेक्टली पूछी नहीं जाती एग्जाम में, हालांकि पॉइंटर बना के दे सकता है, लेकिन आपको दिमाग में होना चाहिए। अगर हाउसिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो पता होना चाहिए भाई वेंटिलेशन अच्छा चाहिए, धूप वगैरह आ रही, हवा वगैरह अच्छे से पास हो रही वहाँ पे, ज़्यादा फर्श जो है वहाँ पे क्लीन हो, ड्राई हो। ठीक है, इसीलिए चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन देना पड़ेगा, वहाँ पे सफोकेशन ना हो कि दम घुट के उसी में लगे हाफने बच्चे। तो उनके लिए प्रॉपर ये सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं, क्लीन सैनिटेशन वगैरह करके रखो। फ्लोर जो है ड्राई होना चाहिए, ड्राई मैटर आते हैं, ये भूसा वगैरह ये भी डाल देते हैं कुछ लोग पाउडर वगैरह छिड़क देते हैं जो ड्राई एरिया है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपर एक स्लोप में वो जगह बनाते हैं ताकि उनका जो यूरिन वगैरह हो आसानी से पास हो जाए कहीं। ठीक है, तो इसके लिए ये मैनेजमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो भैया ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ये सब, देखो यहाँ पे एग्ज़ाम में अगर नहीं क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल लाइफ में कभी भी आप बैंकर बनेंगे तो अगर कोई लोन वगैरह लेने आता है कि हमें डेयरी फार्मिंग के लिए लोन चाहिए, हमको तबेला खोलना है अपना, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई क्या पूछें उससे। तो आपको पता होना चाहिए कितना बॉडी वेट के हिसाब से हमको फीड देना है, पहले बताओ। अगर वो नहीं बता पाया तो समझ जाइए कि वो ठेके के लिए दारू वारू पीने के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं उसको और अपना लोन एनपीए होने से बचा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कैरियर मैनेजमेंट की बात करते हैं हम हीफर के। अब जिन्होंने पहली क्लास देखी होगा, पहला लेक्चर नंबर 1, आपको प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि भाई हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे। अलग अलग टर्म्स जो थे हीफर के लिए, कब तक हीफर हम बोलते हैं। अब देखो जब बेबी का जन्म होता है तो 6 मंथ तक हम लोग मेल और फीमेल को एक साथ ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको सेपरेट करते हैं, तब तक काल्फ ही बोलेंगे। उसके 6 मंथ के बाद हम लोग काल्फ को 6 मंथ से लेकर फर्स्ट पार्चुरेशन तक हीफर बोलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसी में घुमाएगा तो आप चकरा कर गिर जाएंगे, अब गलत आंसर मार्क करेंगे कि कब किसको क्या बोलते हैं। बिफोर 6 मंथ दोनों को, मेल एंड फीमेल को दोनों को काल्फ ही बोलेंगे, सेपरेट नहीं करेंगे वहाँ पे। आफ्टर 6 मंथ इनको सेपरेशन कर देते हैं। 6 मंथ से लेकर फर्स्ट पार्चुरेशन तक, पार्चुरेशन समझते हैं ना, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, पहला जब बर्थ देती है काऊ हीफर तो वो काऊ बन जाती है और उसके एंड तक लाइफ, पूरे लाइफ स्पैन तक वो काऊ ही रहती है, तब तक इसको बोलेंगे आपका हीफर। ठीक है, और 4 मंथ के बाद इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए टैटूइंग करते हैं। टैटूइंग तो काफ़ी जो क्रिकेटर हैं उनके अलग अलग हाथों में आपने टैटू वगैरह देखे होंगे, तो वो तो जनरल टैटू हो गया। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए करेंगे। ठीक है, और लोग गोदना गोदाते हैं ना कि नाम लिखवा लेते हैं उसी टाइप का तो टैटूइंग हो जाती है कि अगर किसी के पास अधिक काऊ है, मतलब हर्ड में 100-200 काऊ है और किसी को आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है, अकेले मैनेज कर रहा है पूरा हर्ड कोई इंसान, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन सी काऊ प्रेग्नेंट है, कौन सी दूध देने वाली है, दूध दे रहे, कौन सा नहीं दे रहे, कौन सा ड्राई पीरियड में, तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग उसको टैटूइंग कर देते हैं। इसके अलग अलग मेथड है, जैसे ईयर टैटूइंग, जैसे ईयर पे आप देखेंगे ये लगा देते हैं, रिंग पहना देते हैं, मेटेलिक रिंग भी पहना देते हैं, प्लास्टिक का टैग लगा देते हैं, तो इससे नंबर वगैरह लिख के फिर कलरफुल जैसे भी उनको आइडेंटिफाई करना रहेगा वो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिप होता है, गले में स्ट्रिप पहना देते हैं, स्ट्रिप के रूप में छल्ला डाल के, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। और हालांकि इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं, क्योंकि इंडिया में तो नाम ही रख देते हैं, काऊ का नाम रख दिया, उसको बुलाने में थोड़ा बहुत बार बार तो चीज़ें उसको अपना नाम भी याद हो जाता है। हालांकि गोट में काफ़ी अच्छी एबिलिटी होती है नाम याद करने की, लेकिन कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह करते हैं काऊ से तो आप उसको नाम देकर बुला सकते हैं बाद में।
ठीक है। तो स्ट्रिप जो है गले में लगा दो आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके साथ ही आइडेंटिफाई करने के लिए ब्रांडिंग भी करते हैं। अब ये क्या है ब्रांडिंग, आपने पुष्पा मूवी देखे तो पुष्पा में क्या होता है, पुष्पा नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड तो वैसा ही कुछ है इसमें। आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसके हिंड वाटर जो होता है तो पिछला हिस्से पे एक मुहर मार देते हैं, या तो थोड़ा हॉट करके या फिर कोल्ड करके। कोल्ड करना है तो -196 डिग्री पर उसको रखिए, मुहर को उसके पीछे मार दीजिए, परमानेंटली उसका पीछे छप जाता है वो। ठीक है, तो ये थोड़ा पेनफुल होता है हॉट मुहर मारेंगे तो, इसलिए ये इजी है, इससे आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाता है। ठीक है, समझ गए। कैरियर मैनेजमेंट हीपर में अभी हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद आउटडोर एयरिंग करेंगे। थोड़ा सा जब एडल्ट हो जाता है काऊ तो उसको चारा वारा काफ़ी अच्छा चाहिए रहता है। हमारे इधर क्या होता है कि उसको खुले में छोड़ देते हैं, जाओ मस्त चरो। इसमें थोड़ा सा प्रोज भी है कॉन्स भी है। जैसे कि प्रोज क्या क्या है कि लेबर कास्ट आपका नहीं लगता है, कि कोई ज़रूरत नहीं है, दादाजी अकेले जा रहे हैं, पूरे 100-200 काऊ को अकेले चरा के लेके आ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा लोग को ज़रूरत पड़ता नहीं है। और फीडिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है, तो हमको बैठा के खिलाना भी नहीं है, तो फीडिंग कॉस्ट हमारा बच जाता है। और फीडिंग सिलेक्शन का कोई भी टेंशन नहीं है कि भाई आज का खिलाएं, आज का खिलाएं, मेन्यू वगैरह कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही चलता रहता है उसमें। तो ये कुछ तो प्रोज हैं, लेकिन कॉन्स क्या क्या हैं, अगर वैसे एरिया नहीं है इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ सकता है। और काऊ क्या है कि कुछ भी खा जाएगी इम्प्रॉपर फीडिंग, कि प्लास्टिक वगैरह भी खा गई, ठीक है, क्या होता है उसका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, प्लास्टिक वगैरह खा जाएगी तो ये सब चीज़ें भी इसमें कॉन्स में आती हैं आउटडोर फीडिंग में। और जो फीड मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती है इसमें, कि भाई कितना खाना खाइए, कितना इसका पेट भरा, कितना नहीं भरा, कितना ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं आउटडोर रेयरिंग अगर आप कर रहे हैं तो। आउटडोर रेयरिंग करिए तो ऐसा कुछ ऐसे देखो फैंसीज बनाई हैं, काफ़ी अच्छा इमेज बनाया है एआई ने, काफ़ी सही लग रहा है, बहुत सही एरिया है। आती यहाँ से धूप आ रही है मस्त, ये देखो यहाँ पे फेंसेस लगा दी, अंदर काऊ मस्त चल रही हैं और कुछ आवारा काऊ बाहर चल रही हैं। तो इस तरीके का आप उसको सराउंडिंग से घेर दीजिए ताकि वो यही एरिया में खाए पिए मौज करे अपना। ठीक है, आउटडोर रेयरिंग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे है फीडिंग मैनेजमेंट। देखो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको चीज़ें यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। खाना वाना कितना देना है, इसमें 2 टर्म आते हैं, फ्लशिंग अप और स्टीमिंग अप। तो दोनों टर्म क्या होते हैं उसको भी आपको बताऊंगा, वो फीडिंग से रिलेटेड है। अब देखो इसको अलग अलग स्टेजेस पे खाना पीना चाहिए अच्छा खासा। अब उसमें आते हैं ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर और कंसनट्रेट। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमने यहाँ पे आपके लिए ये बना के रखा है। क्या होता है, एनिमल फीड के लिए काफ़ी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि उसको कितना खाना देना है, बैलेंस डाइट। जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं हम लोग ना, कि भाई कब बल्किंग करना है, बल्किंग के लिए क्या खाना है, कटिंग के लिए क्या खाना है, तो उसी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा चाहिए, तो इसके लिए अच्छा खासा फीड मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको हीफर के लिए। तो रफेज, देखो जो फॉडर होता है, जो ये रफेज जो हैं जितने भी, ड्राई रफेज हो गए, ग्रीन रफेज हो गए, तो ये सारे फॉडर के अंदर में ही आते हैं। इसमें ये चीज़ याद रखना कि ऑल फॉडर इज़ नॉट ऑल फॉडर इज़ रफेज बट नॉट ऑल रफेज इज़ फॉडर। एग्जाम्पल के तौर पे व्हीट स्ट्रॉ का एग्जाम्पल दिया मैंने। व्हीट स्ट्रॉ क्या है, एक रफेज है लेकिन फॉडर नहीं है। देखो रफेज क्या होता है कि ये आपका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर काऊ को एनर्जी चाहिए बॉडी में तो रफेज खिलाइए आप। इसमें आपको क्रूड फाइबर से ज़्यादा पाया, क्रूड फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, 18% ज़्यादा होती है। ठीक है, 18% से ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। यहीं पे कंसनट्रेट में 18% से कम होता है क्रूड फाइबर। तो ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस आप ले सकते हैं रफेज और कंसनट्रेट के बीच में। ठीक है, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्रूड फाइबर इसमें 18% ज़्यादा हो रहा है। इसमें TDN, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की मात्रा भी अधिक होती है, ताकि कितना खिला दो आप उसे, जो ग्रीन फॉडर होते हैं, ग्रीन रफेज, उसको खिला दो तो वहाँ पे क्या होता है, वो आराम से डाइजेस्ट वगैरह हो जाता है, ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। ड्राई रफेज में एग्जांपल देख लो, है स्ट्रॉ है। और इसमें अगर पूछे कोई कि कितना परसेंटेज मॉइस्चर होना चाहिए ड्राई रफेज में, तो 10 से 15%। ठीक है, इसको आप 3 से 6 kg ड्राई वाला, ग्रीन है तो आपको आराम से चारा फेरा काट के
खिला दो। ट्री लीव्स हो गया, साइलेज हो गया, ठीक है। कंसनट्रेट आपको बताते हैं, ये भी आपका डिफरेंट फीड इंग्रेडिएंट का मिक्सचर होता है, जैसे आपका मेज हो गया, सोरगम, राइस, तो इन सभी के मिक्सचर होता है। ऑयल केक आपने देखा होगा, ऑयल केक इससे बनता है, जैसे आपका सनफ्लावर ऑयल के हो, कॉटन ऑयल के हो गया, छोटे छोटे सिलेंडर टाइप के इतने आते हैं, आपको मिलेंगे बाज़ार में, महंगे आते हैं इनके फीडिंग का जो कॉस्ट है। तो अभी तो यही सब तो चारा घोटाला हुआ था बिहार में, यही सब चारे जा रहे थे, पैसे मंगाए चारा खरीदने के लिए और खुद ही खा गए। तो ये सब सीन हुआ था वहाँ पे। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा हुआ कंसनट्रेट जो केक वगैरह है, ये छोटा छोटा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेन्स है, यहाँ पे ग्रीन पाउडर है, बाकायदे चॉप करके खिलाया जा रहा है। तो वही यहाँ पे बातें समझा के समझ गया। बस ये याद रखो कि अगर हम ग्रीन पाउडर दे रहे हैं तो उसमें आपका लेग्यूमिनस पाउडर है, लेग्यूमिनस ग्रीन पाउडर है जो, इसमें एग्जांपल याद रखना, अल्फ़ा अल्फ़ा, लूसन, बरसीम और पी, ठीक है। अगर इसको खिला रहे हैं, लेग्यूमिनस ग्रीन पाउडर खिला रहे हैं, तो 10 kg पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर वो नॉन लेग्यूमिनस ग्रीन पाउडर है तो वो उसमें आपका 15 kg चला जाता है, पर डे के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल के तौर पे मेज, सोरगम, नेपियर ग्रास आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल ग्रीन पाउडर कोई पूछे कितना देना है, मात्रा 25 kg पर डे के हिसाब से आप खिला दीजिए। दोनों को मिक्स कीजिए, लेग्यूमिनस, नॉन लेग्यूमिनस, जितने भी लेग्यूमिनस फैमिली के हैं वो सब इसमें हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा, लूसन, बरसीम भी। तो दोनों को मिक्स करो, बढ़िया से चारा बनाओ, खिला दो। ड्राई पाउडर 3 kg पर डे, इतनी मात्रा दे सकते हैं। कंटेंट मॉइस्चर का ये मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे। कंसनट्रेट, ये थोड़ा सा देखो, इसकी जो मात्रा है उतनी अच्छी अधिक नहीं जाता, इसमें डाइजेस्ट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे प्रोटीन वगैरह होता है, प्रोटीन हम लोग खाते हैं, वे प्रोटीन और काफ़ी अलग अलग कंपनियों के प्रोटीन आते हैं ना पाउडर, तो उसको थोड़ा ही कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जितना इनटेक है, ठीक है, उतनी मात्रा हमारे पूरे दिन के लिए ज़रूरत है। उसी तरीके से कंसनट्रेट भी होता है। तो ऑयल केक में आपका कॉटन केक, सनफ्लावर केक जो होता है, तो वो देते हैं कितनी मात्रा, अगर वो आपका छोटा काल्फ रहा 3 महीने से लेकर 1 साल तक का रहा, तो उसको हम लोग 1 kg पर डे के हिसाब से खिला सकते हैं। अगर यहीं पे 1 साल से ज़्यादा रहा वो, तो 2-2.5 kg खिला दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर यहीं पे प्रेग्नेंट हीफर रही तो उसको 3 से 3.5 kg पर डे के हिसाब से मात्रा लगेगी, ठीक है। तो इतने चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़े। हाँ, यहाँ पे 2 टर्म है, स्टीमिंग अप और फ्लशिंग अप। तो ये रिलेटेड है किससे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, काऊ के या हीफर के। इसमें स्टीमिंग अप से समझो क्या होता है। स्टीमिंग अप इसमें थोड़ा सा अर्थ निकालने की कोशिश करो। अप यानी कि बूस्टअप कर रहे हैं। क्या बूस्टअप कर रहे हैं, इसके न्यूट्रिएंट जो दे रहे हैं मिक्सचर, हम लोग ग्रेन्स वगैरह खिला रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर में, जब ये प्रेगनेंसी के लास्ट क्वार्टर होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, प्रेगनेंसी का लास्ट क्वार्टर चल रहा है, तो स्टीमिंग अप उसके बॉडी को, उसके बच्चे को भी, उसके बॉडी को भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए, ठीक है, पूरा प्रोटीन, ग्रेन्स वगैरह सब कुछ चाहिए, मिक्सचर वगैरह चाहिए रहता है। तो जिसको स्टीमिंग अप करने के लिए लास्ट क्वार्टर के प्रेगनेंसी में जो हम लोग फीड कराते हैं उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप, ठीक है। तो स्टीमिंग अप समझ क्या होता है, तो लास्ट क्वार्टर के प्रेगनेंसी में जो हम काऊ को फीड कराते हैं उसको बोलते हैं स्टीमिंग अप, ठीक है। और इसमें फ्लशिंग अप क्या होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्रियोर प्रेगनेंसी, जैसे कि हमको पता है कि अब इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना है, काऊ एडल्ट हो चुकी है, उस दौरान पे जो हम लोग फीडिंग कराते हैं काऊ को, उसको बोलते हैं फ्लशिंग अप। तो ये दोनों टर्म कंफ्यूज मत होना। लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो फीड कराते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे फीडिंग जो होती है, फीडिंग मैनेजमेंट, वो आपका कहलाता है फ्लशिंग अप, और ये आपका स्टीमिंग अप। दोनों टर्म क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये नहीं कि मैं लिखवा दूँ और भैया पढ़ दूँ इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे। जैसे एस क्या होता है, एस जो अल्फ़ाबेट होता है उसके लास्ट में आता है ना, हालांकि एकदम लास्ट में, लास्ट क्वार्टर में आता है आपका। तो एस याद रखना, लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी। और एफ क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर में आता है प्रेगनेंसी, सॉरी अल्फ़ाबेट के। तो एफ से क्या हो गया, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम फीड कराते हैं।
उसको फ्लशिंग अप, जो लास्ट क्वार्टर में हम फीडिंग कराते हैं आपका स्टीमिंग अप। तो दोनों टर्म क्लियर, आगे बढ़ें। ये तो हमने आपको बता दिया। अब है वैक्सीनेशन। तो देखो अलग अलग स्टेजेस पे भी वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं कि अलग अलग जो डिजीज़ हैं उनके कौन से स्टेजेस पे वैक्सीन लगती है, वो आपको टाइमिंग ड्यूरेशन पूछा जाता है कितने एज पे। तो यहाँ पे मैंने देखो पढ़ांग का मास्टर नोट्स ऐड किया, टेबल आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए नोट्स को, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। देखो अलग अलग एज ग्रुप के लिए कंसंट्रेट कितना फिट कराना है डाल दिया है, और टाइप ऑफ ऑर्डर कौन कौन से हैं और कितना देना है अमाउंट वो भी डाल दिया है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल मैंने आपको टेबल है। डिजीज़ है आपका ब्रुसेल स्ट्रेन, इसको 4 से 6 महीने के अंदर में एज के इंटरवल में आप इसका वैक्सीनेशन करा सकते हैं, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज़ हो गया आपका, इसको 4 से 9 या फिर 12 महीने के बीच में एक बार कभी भी आप इसमें फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। रिंडरफेल्ड काफ़ी ख़तरनाक डिजीज़ है, उसके भी 13 ईयर के बीच में कभी भी आप इसमें करा सकते हैं। ऐसे एंथ्रेक्स के लिए, ब्लैक क्वार्टर के लिए, इसके लिए भी आप 1-1 साल के बीच में वैक्सीनेशन करवा सकते हैं काऊ को, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया हीपर के मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद है मिल्स काऊ का कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, और वर्किंग बुल का कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ तक तो था आज का शेड्यूल के हिसाब से हमने क्लास आपको बता दी है, ठीक है। आगे क्लास आपको पोर्टल पे होते रहेंगे डेली के रूप में, कुछ क्लास मैं लूँगा, कुछ क्लास तेजस सर लेंगे, और एग्रोनॉमी हमने स्टार्ट कर दिया है पोर्टल पे। तो प्लीज़ जाइए, जुड़िए हमारे साथ, और आपका जो सिलेबस होगा पूरा प्री के पहले ख़त्म करा देंगे। तो कैसा लगा आपको क्लास, मज़ा आया कि नहीं आया, प्लीज़ बताइए कमेंट में। और इसके अलावा 1 पेजर नोट्स भी आपको बना के दे दूँगा, और जो है आपका रिवीजन का पूरा मैप वगैरह बना के दे दूँगा, कौन से स्टेट में कौन सी काऊ आएगा, तो कोई भी टेंशन आएगा नहीं आपको याद करने में। तो अभी 26 जनवरी तक हमारा मेंस मेडिजी का प्रोग्राम पे ऑफ़र भी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास से पसंद आता है अपने दोस्तों के साथ भी बताइए, उनको शेयर कीजिए। देखो अपनी तरफ से हम पूरा एफर्ट दे रहे हैं कि जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी सस्ते में और बेहतरीन मिल पाएँ। यही क्वालिटी आप कंपेयर कर लीजिएगा, जो बड़े बड़े लोग आप काफ़ी दिन से पढ़ा रहे हैं, सेम क्वालिटी आपको बहुत ही कम प्राइस में दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने इसीलिए पूरा फ्री में क्लासेस दिए कि आप पूरा क्रेडिबिलिटी के साथ डिसीजन ले पाएँ क्या चीज़ें हैं। तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिए पोर्टल से, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।